Hello, good afternoon. Now we are starting towards the IVF. So before jump to the IVF, I will recommend we will go some basic treatment before jump to the IVF. So I had made the classification. If this age group patient and this age group patient present to you, how will you do? तो बेसिक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप. जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप पहले क्या करोगे, स्टेप्स कौन से करोगे? तो मैंने सबको बोला था कि ऑलवेज डू फर्स्ट सीमेन एग्जामिनेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. सबसे पहले इनफर्टिलिटी का पहले तो पेशेंट देखो. इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी के डेफिनेशन एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तब आप उसको इनफर्टाइल बोलोगे. 1 साल से ट्राई कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, देन इट इज टर्म्ड एज इनफर्टिलिटी. फिर देखो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है. फिर आप पहले सीमेन एग्जामिनेशन करा लो ताकि 50% आपका क्लियर हो जाए. फिर डिटेल्ड हिस्ट्री आप लो. अगर उसकी ओव्यूलेशन मीन्स उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी है तो ओव्यूलेशन के लिए चेक करो. उसके लिए बेजल डे टू एज कराओ और ओव्यूलेशन स्टडी और फॉलिकुलर स्टडी कराओ. अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है या रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन, रिकरेंट लोअर एब्डोमिनल पेन, पीआईडी की हिस्ट्री है तो एचएसजी कराओ ट्यूबल पेटेंसी के लिए. इतना हो जाने के बाद आप ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग दो और ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग क्लोमिफिन और लेट्रोजोल अलोंग विथ फॉलिकुलर स्टडी इफ पॉसिबल. नहीं होती है तो एलएच सर्च किट से ओव्यूलेशन चेक करो और टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस करो. व्हाट डू इज टाइम्ड इंटरकोर्स? जब एलएच सर्च किट पॉजिटिव आती है तब उसके 36 घंटे बाद, हाँ 36 घंटे बाद प्लान रिलेशन एडवाइस करो. अगर फॉलिकुलर स्टडी कराते हो तो 20 mm का जब फॉलिकल हो जाए, एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 mm मिल जाए तो एचसीजी देके टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस करो एचसीजी के 36 घंटे बाद. सो दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट. अप टू दिस लेवल यू कैन डू in your clinic. So our first protocol is ovulation induction with ultrasound. Second is HSG. अगर आप ये सब कर चुके हैं 6 महीने तक, 4 से 6 महीना तो लगता है किसी की ट्रीटमेंट आप शुरू करते हो तो पेशेंट को पहले ही आप काउंसलिंग करो कि इतना टाइम तो लगेगा. नहीं होता है देन दैट पेशेंट इज कैंडिडेट फॉर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी. लेप्रो हिस्ट्रो अगर नॉर्मल आती है तो फिर उसके बाद 3 से 4 महीना वेट करो नॉर्मल कंसेप्शन के लिए. स्टिल नॉट कंसीव्ड IUI, स्टिल नॉट कंसीव्ड IVF. मैक्सिमम 4 साइकिल IUI, मैक्सिमम 6 साइकिल्स IVF. फिर नहीं होता है तो सरोगसी. सो दिस हाउ वी आर प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट टू द इनफर्टाइल कपल. अभी ऐसे केसेस लिए हैं. सपोज फीमेल एज लेस देन 30 है और एक्टिव मैरिड लाइफ लेस देन 4 ईयर है तो आप क्या करोगे? एज वी डिस्कस्ड, ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग मेडिसिन क्लोमिफिन और लेट्रोजोल, अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकुलर स्टडी, इंजेक्शन मीन्स HCG ट्रिगर, टाइम्ड इंटरकोर्स विथ सीमेन एनालिसिस तो सबका कराने का. तो पहले इतना लेस देन 4 ईयर और जब एज कम हो तो इतना आप कराओगे तो मोस्टली 60 to 70% यू विल गेट द रिजल्ट. 30% ऐसा होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है. तो देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. इफ द फीमेल एज इज लेस देन 30 ईयर्स बट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, सेम ये आपने सब 4-6 महीने कर लिया, रिजल्ट नहीं मिलता है, then go for laparoscopy and hysteroscopy. If female age is more than 30 years, because
treatment plan is according to the age group. Why? Because as I told you, as the age advances, your AMH, anti-Mullerian hormone, will start decreasing and FSH-LH will start increasing. So, according to the age group, we have to make the vigorous plan. If the female age is more than 30, active married life more than 3 to 4 years, then 1 to 2 cycle of clomiphene letrozole you can try, but still not conceived, advice for diagnostic laparohisto. If female more than 35, active married life also more than 3 to 4 year, directly IVF is advisable, because age is more than 35 or 4 साल से they are trying or not able to conceive, then in such case directly IVF, no IUI after the age of 35. There is a big no IUI after the age of 35. Sometimes there is a direct IVF treatment is required, sometimes in case of direct, irrespective of the age group. यहाँ पे हम एज ग्रुप नहीं देखेंगे, किसमें? Whenever there is a moderate to severe bilateral tubal block, grade 3, grade 4 or severe endometriosis, age more than 35 with active married life more than 4 year, in male count is less than 10 million and motility less than 15%, less than 10 million, less than 15%, and unexplained infertility where all medication and IUIs are failed. In such a case, directly offer IVF. So, these are the protocols according to the age group. Now, moving towards the what do exactly mean of IVF. IVF में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ IVF. हमने IUI सीखा, अभी IVF. आप लोगों ने आई होप के वीडियोस लैब के देखे होंगे. मेरी देरी हो गई, मैं सही में सच में भूल गई थी भेजना अर्ली, तो मैंने अभी दोपहर को 1 बजे ही वीडियो सेंड किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसके बाद भी एक बार रिव्यू कर लेना, हाउ IVF वर्क, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसा होता है. तो एक बार आप देखोगे तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन इफेक्ट मिलेगा IVF का. ठीक है? माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके 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 ओके. सो नाउ व्हाट डू एग्जैक्टली मीन ऑफ IVF. IVF में करते क्या है पहले तो अप टू स्टिम्युलेशन एवरीथिंग नॉर्मल. हम पहले कल IUI का जो स्टेप्स लिया था वही. पहले क्या करेंगे? First we will choose the right candidate for IVF. Who required the IVF? जो हमने बोला, severe tubal block, severe endometriosis, age advanced age group, male factor infertility and unexplained. इनमें से ही कोई एक कॉज मिलेगा आपको IVF वाला. Then हम क्या करेंगे? पहले तो पेशेंट को डिसाइड करेंगे, हाँ इस पेशेंट का मुझे IVF करना है. Then we carry out the basic investigations of female and male. Female में same as IUI, CBC, blood group, RBS, VDRL, HbSAg, HIV. पॉसिबल है तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एंड day 2H with AMH compulsory in IVF. In IUI it is not compulsory, but in IVF it is compulsory. Along with basic ultrasound report. Why? Because basic ultrasound report of day 2 or day 3, उससे क्या पता चलेगा? हम अगर day 2 या day 3 पे USG pelvis कराते हैं और करते हैं तो हम एंडोमेट्रियम देखेंगे कैसी है और ओवरीज में कितने एंट्रल फॉलिकल है. तो उस हिसाब से हम पेशेंट के या इंजेक्शन, ओवेरियन स्टिमुलेशन के इंजेक्शन का डोज डिसाइड करेंगे. PCOS है कि नहीं, नॉर्मल रिस्पॉन्डर है या हाइपर रिस्पॉन्डर है. नॉर्मल रिस्पॉन्डर किसे बोलेंगे? ईच ओवरी में
7 to 8 फॉलिकल्स होते हैं तो इट इज नॉर्मल रिस्पॉन्डर. हाइपर रिस्पॉन्डर मीन्स मोर देन 10 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी. और पीसीओएस में तो मोर देन 12 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी अलोंग विथ थिकनड स्ट्रोमा. ये इसके लिए करेंगे कि हमें ओवेरियन स्टिम्युलेशन करना है, बिकॉज इन आईवीएफ मोस्टली वी डू ओवेरियन स्टिम्युलेशन विथ गोनेडोट्रोफिन्स, not with clomiphene, not with letrozole, only and only pure gonadotrophin stimulation. What is gonadotrophin? FSH and HMG. Clear? So, इतना बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराओ. मेल में सेम ब्लड ग्रुप VDRL, HbSAg एंड HIV. पहला पार्ट खत्म हुआ. दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन और प्री IVF वर्कअप ऑफ बोथ पार्टनर. सेकंड, IVF काउंसलिंग. It is a very important role of counseling before you doing any procedure. उसमें काउंसल कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं किसी भी पेशेंट को एक्सप्लेन करती हूँ तो ये फिगर सामने रख देती हूँ. इसमें कैसे काउंसल करेंगे? देखिए, पहले तो मैं पेशेंट को सपोज काउंसलिंग कर रही हूँ. देखिए, पहले तो IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में सब लोगों का ऐसा मानना होता है कि आप दूसरे का अंडा या बीज या दूसरे का सीमेन यूज करते हैं. ये आपकी गैर मान्यता है. ऐसा नहीं होता है. सिर्फ इसमें इतना फर्क होता है कि जो बॉडी में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बच्चा नहीं रुकता है, वो हम बाहर लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं. उसको IVF बोलते हैं. हाँ, कई बार प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर या प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर या एडवांस स्टेज ड्यू टू सर्टेन रीजन, अगर आप में एग की कमी है या स्पर्म की कमी है और ऐसी कंडीशन है कि हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें एग या स्पर्म डोनेट यानी बैंक से लेना पड़ सकता है. वरना 100% ये बच्चा जेनेटिकली आपका होता है. थर्ड, हम पहले आपको लेडीज को इंजेक्शन देंगे. 10 से 12 दिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि नॉर्मली कुदरत ने हमें ऐसा कहा है कि नॉर्मल कंसेप्शन, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए 1 या 2 अंडे बनते हैं. पर हमें बाहर करना है फर्टिलाइजेशन, तो हम हमारी ओर से इतना ट्राई करेंगे कि हमें मैक्सिमम एग मिले, ताकि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन हो के गुड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, भ्रूण निकले और उसमें से बेस्ट सिलेक्शन करके हम एम्ब्रियो आप में ट्रांसफर करेंगे. तो उसके लिए हमें आपको 10 से 12 दिन इंजेक्शन देने पड़ते हैं. ये इंजेक्शन की कोई साइड इफेक्ट होती नहीं है. ये इंजेक्शन लेने के बाद आपकी अंडाशय में एग प्रोडक्शन होता है. मीन्स 1 या 2 डोमिनेंट फॉलिकल की जगह दोनों ओवरी में 6-6, 7-7 अंडे बनते हैं. नॉर्मल रिस्पॉन्स उसे बोलते हैं कि जब ओव्यूलेशन का टाइम आए तो उस दिन दोनों ओवरी में से मिला के 8 से 10 अंडे हो, उसे आइडियल ओवेरियन स्टिम्युलेशन बोलते हैं. पर इंजेक्शन का रिस्पॉन्स सबका बॉडी के पे अलग अलग निर्भर होता है. तो कई बार रिस्पॉन्स कम आता है और कई बार रिस्पॉन्स बहुत होता है, तो ज्यादा भी अंडे उससे बन सकते हैं. अभी अंडे एक बार बन गए तब हम
ओव्यूलेशन के 1 घंटे पहले सोनोग्राफी की मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से एक सॉय आपके वजाइना में डाल के ओवरी में से ओवेरियन फ्लूइड निकालेंगे। वो ओवेरियन फ्लूइड लेबोरेटरी में भेजेंगे, मीन्स साथ में ही होती है एम्ब्रियोलॉजी लैब। वहां पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ओवेरियन फ्लूइड में से एग को सिलेक्ट करेगा, फिर उसे इंक्यूबेटर में रख देगा। इंक्यूबेटर ऐसा मशीन है जो ह्यूमन यूट्रस, वुमन में जो यूट्रस होता है उसके जैसा टेम्परेचर और गैस सब आर्टिफिशियल ह्यूमन एंडो गर्भाशय जैसा एटमॉस्फेयर बना दिखाता है। मीनवाइल आपके हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, मीन सीमेन कलेक्ट कराएंगे, उसको लेबोरेटरी में वॉश करेंगे, जैसे हम आईयूआई में वॉश करते हैं ऐसे। वो स्पर्म को बाद में लेडीज के एग के साथ रख देंगे। फिर 3 दिन के बाद हम एम्ब्रियो देखेंगे कि कितना फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर 10 अच्छे अंडे हैं तो लगभग 70 to 80% एम्ब्रियो बनते हैं। तो 10 अंडे हैं तो 7 से 8 एम्ब्रियो हमें मिलते हैं, अगर सब अच्छा हुआ तो। उसमें से हम बेस्ट क्वालिटी के 2 या 3 एम्ब्रियो आपके गर्भाशय में रख देंगे। तो इससे कई बार एक सिंगल टर्न प्रेगनेंसी रहती है, कई बार ट्विंस रहता है, कई बार ट्रिपलेट्स भी रह सकता है, और कई बार ये एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है तो साइकिल फेल भी जाता है। तो दिस इज हाउ IVF वर्क्स। Everyone understood procedure of IVF? Okay. So these are the steps of IVF. अब हमारे डॉक्टर के साइड कितना कितना स्टेप्स होता है। फर्स्ट इज डाउन रेगुलेशन, वो मैं समझाती हूँ किसे बोलते हैं। फर्स्ट इज डाउन रेगुलेशन, सेकंड इज ओवेरियन स्टिम्युलेशन, थर्ड इज ओवम पिकअप, फोर्थ इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, एंड फिफ्थ इज कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो डाउन रेगुलेशन किसे कहते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ ओवेरियन स्टिम्युलेशन। हमने बोला कि हमें एग ज्यादा चाहिए, तो क्या होता है कि हमें किसी के पास ज्यादा काम कराना हो तो हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि कल ज्यादा आपको चलना है, कल ज्यादा लिखना है, तो आज आप रेस्ट कर लो। तो सिमिलर ऐसा कि जब ओवरी से मुझे एग अच्छा लेना है तो उसके अगले महीने हम ओवरी को डाउन रेगुलेट करते हैं। वो इंजेक्शन और मेडिसिन की मदद से वो ओवरी को शांत कर देते हैं ताकि अगले महीने वो अच्छे एग प्रोडक्ट करके हमें दे। उसको डाउन रेगुलेशन बोलते हैं। तो डाउन रेगुलेशन के लिए हम यूजुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं। आज सपोज 15 जून है, मुझे नेक्स्ट मंथ IVF करना है, तो आज पेशेंट का दूसरा या तीसरा दिन है, तो आज से मैं उसे ओवरऑल स्टार्ट कराऊंगी, 1 महीना के लिए दूंगी और इंजेक्शन में अगले महीने स्टार्ट कराऊंगी। दैट इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। ताकि पूरा महीना उसका एवर हार्मोन जो भी राइज है, जो भी आगे पीछे है, वो सब नॉर्मल स्टेज में, नील स्टेज में आ जाए। इस महीने पे ओव्यूलेशन होगा नहीं और वो सब एक इकट्ठा होके अगले महीने पे उसे हम डोमिनेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन।
then will comes the ovarian stimulation. ओवेरियन स्टिम्युलेशन में गोनेडोट्रोफिन्स का यूज होता है. कैसे यूज होता है हम देखते हैं. आईवीएफ स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक लॉन्ग प्रोटोकॉल और एक एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल. ये आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना इट्स अ वेरी हाई लेवल एंड इट इज़ डन बाय इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट और आईवीएफ कंसल्टेंट. इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. अगर आपको ये सीखना है तो इससे पहले पूरा एंडोक्राइनोलॉजी आपको आना चाहिए, तो ही आप ये प्रोटोकॉल सीख सकते हो. यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म, जितना हो सके उतना सिंपल फॉर्म रखा है, बट ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए. बट इट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. और ये सीखने के लिए आपको एक स्पिरॉफ बुक आती है 2000 पेज की, वो पहले पढ़ो तो ही इसमें आगे आएगा, ऐसा बात है. तो इतना तो मैं यहाँ पे आपको सब नहीं समझा सकती हूँ, बट आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको थोड़ा इसका बहुत नॉलेज मिले. सो लॉन्ग प्रोटोकॉल और एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं. उसमें वो हम नॉर्मल रिस्पॉन्डर और ओवम डोनर में यूज़ करते हैं. नॉर्मल रिस्पॉन्डर यानी मैंने बोला कि दोनों ओवरी में से 8 से 10 जो फॉलिकल्स होते हैं, एंट्रल फॉलिकल. व्हाट इज एंट्रल फॉलिकल? जो फॉलिकल इनएक्टिव स्टेज में होते हैं उसे एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं. डे 2 या डे 3 पे जो फॉलिकल्स, या मेंसेस के जस्ट बिफोर ल्यूटियल फेज में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसको हम एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं. तो जब 7 to 8 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी होता है तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिस्पॉन्डर. ओवम डोनर मैंने बताया था आपको, जब प्राइमरी ओवेरियन फेलियर होता है या एडवांस्ड, वेरी एडवांस्ड स्टेज ग्रुप होता है, तब उसको आईवीएफ प्लस ओवम डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है. उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक ओवम डोनर बनेगा, कोई भी एक लेडीज़, उसमें हम एग के इंजेक्शन से स्टिम्युलेट करेंगे, एग बनाएंगे, उसका एग डोनर में से निकालेंगे, पेशेंट के हस्बैंड का सीमेन लेंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो एम्ब्रियो को हम पेशेंट में रख देंगे. तो दैट इज कॉल्ड आईवीएफ प्लस ओवम डोनर साइकिल. तो इसमें जो इंजेक्शन कौन से होते हैं? ल्यूप्राइड. वो मैंने जब आपको जब मैं सब ड्रग्स बताया था तब उसमें ल्यूप्राइड डेपो एक था, वो वही ये ल्यूप्राइड है, पर दोनों के फंक्शन अलग है और डोज अलग है. वो था ल्यूप्राइड डेपो. डेपो यानी लंबा समय तक चलने वाला. और यहाँ पे जो है वो ल्यूप्राइड 4 मिलीग्राम 4 ml, ये अलग है ये इंजेक्शन. रिकॉम्बिनेंट एफएसएच मैंने ब्रायो